Hello friends, welcome to our channel Edugram Academy. Myself Sakshi Gupta, I am from DNM Saharsa and a faculty member of your course. तो आज हम लोग पढ़ेंगे आनुवांशिकी जेनेटिक्स, जो कि पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए अब हम देखते हैं आनुवांशिकी का परिचय। तो आनुवांशिकी के अंतर्गत आनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि आनुवांशिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो आनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं का। आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डब्ल्यू बैटसन ने किया था। यहाँ से भी फ्रेंड्स एक क्वेश्चन बनता है कि आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो डब्ल्यू बैटसन ने 1905 ईस्वी में किया था। आइए आगे देखेंगे हम लोग मेंडलवाद। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किए। किस पौधे पर? मटर के पौधे पर। डच वैज्ञानिक ह्यूगो डी व्रीट, जर्मन वैज्ञानिक कार्ल कॉरेंस तथा ऑस्ट्रियन वी सलमाक ने स्वतंत्र रूप से मेंडल के निष्कर्षों का पुनः वर्णन किया। मेंडल की सफलता के कारण मटर का एक वर्षीय व द्विलिंगी होना था। क्वेश्चन आ जाएगा कि मेंडल की सफलता के क्या कारण थे। तो मटर का एक वर्षीय व द्विलिंगी होना, स्वपरागन की उपस्थिति, परागण की संभवता, विपरीत या विभेदात्मक लक्षणों की उत्पत्ति आदि थे। आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग मेंडल द्वारा लिए गए लक्षणों के प्रभावी तथा अप्रभावी रूप। तो लक्षण जैसे क्या था कि पौधे की ऊंचाई, और प्रभावी था लंबा और अप्रभावी था बौना। फिर है आगे पुष्प की स्थिति, प्रभावी में थी कक्षरत और इसमें अग्रस्त। फली का रंग इसमें हरा था, इसमें पीला था। फली का प्रकृति फूली हुई और इसमें संकुचित। बीज का आकार गोल, इसमें झुर्रीदार। पुष्प का रंग बैंगनी और सफ़ेद। बीजपत्र का रंग पीला और हरा। देखिए इन सब से एग्ज़ाम में इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग इन सब पे एक नज़र डाल लेते हैं। फिर है जब विपरीत लक्षणों वाले पौधों में क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दृष्टिगत होता है। इस क्रिया को प्रभाविता कहते हैं। इसे मेंडल का प्रभाविता का नियम भी कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मेंडल के प्रभाविता का नियम क्या है। तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दृष्टिगत होता है, जिसे मेंडल का प्रभाविता नियम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मेंडल ने दो नियम अर्थात पृथक्करण का नियम और अपव्ययन का नियम प्रतिपादित किए। तो पहला है पृथक्करण का नियम। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। किसकी? युग्मकों की शुद्धता का नियम। जब F1 पीढ़ी के संकर पौधे में स्वपरागन कराया जाता है तो द्वितीय पीढ़ी में पैतृक लक्षण 3:1 के निश्चित अनुपात में पृथक हो जाते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जब F1 पीढ़ी के संकर पौधे में स्वपरागन कराया जाता है तो द्वितीय पीढ़ी में कौन से पैतृक लक्षण किस अनुपात में निश्चित होते हैं। तो हम लोग बोलेंगे 3:3:1। अतः प्रत्येक युग्म के विपरीत लक्षण युग्मकों के बनते समय एक दूसरे से पृथक होकर अलग युग्मकों में चले जाते हैं। फिर जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब F1 पीढ़ी के संकर पौधों में स्वपरागन कराया जाता है तो द्वितीय पीढ़ी में पैतृक लक्षण 3:1 के नियामक होते हैं। तो जैसे यहाँ फिनोटिपिक अनुपात हमारा होता है 3:1 और जीनोटिपिक अनुपात होता है 1:2:1। फिर नेक्स्ट है हमारा, यहाँ हम लोग देखेंगे कि लंबा पौधा को TT से कैपिटल TT से सूचित किया गया और बौना पौधा को स्मॉल TT से सूचित किया गया, जिसे पैतृक पीढ़ी भी कहते हैं। अब TT और कैपिटल TT और स्मॉल TT में क्रॉस कराया गया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ जब कैपिटल TT को स्मॉल TT से संकर कराया जाता है तो यहाँ कैपिटल T और स्मॉल t मतलब संकर लंबा उत्पन्न होता है। तो इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर इस चार्ट को भी देख लेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। इस नियम के अनुसार जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जीवों में क्रॉस कराया जाता है
तो एक जोड़ी विपरीत लक्षण का 3:1 अनुपात में पृथक्करण दूसरी जोड़ी विपरीत लक्षणों के पृथक्करण से स्वतंत्र होता है। जैसे यहाँ है कैपिटल RRY, यहाँ है कैपिटल RRY गोल पीले बीज और RRYY झुर्रीदार हरे बीज, जिसे पैतृक पीढ़ी कहें। और जब इन दोनों में संकरण कराया गया तो कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y और स्मॉल y मतलब गोल पीले बीज बने। इस चार्ट के माध्यम से हम लोग देख लेंगे कि स्वतंत्र अपवहन का नियम में फिनोटिपिक अनुपात 9:3:3:1 होता है और जीनोटिपिक अनुपात 1:2:4:1:1:2:1:1 होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रतीप संकरण। विषम युग्मजी F1 संकर का समयुग्मजी प्रभावी जनक से क्रॉस प्रतीप संकरण कहलाता है। तो प्रतीप संकरण किसे कहते हैं? जब विषम युग्मजी F1 संकरण का समयुग्मजी प्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाता है तो उसे प्रतीप संकरण कहते हैं। इसमें विषम युग्मजी लंबा कैपिटल T और स्मॉल t और इसमें समयुग्मजी लंबा कैपिटल T। जब इन दोनों का क्रॉस कराया गया तो कैपिटल T और T स्मॉल t जब अलग अलग हो गए तो TT मिलके T बना और फिर और स्मॉल t मिल करके स्मॉल t और कैपिटल T मिल करके TT बना। उसके बाद फिर कैपिटल T मिलकर TT, उसके बाद फिर कैपिटल T मिलकर T और स्मॉल t बना, जिससे विषम युग्मजी लंबा और इसमें समयुग्मजी लंबा हो जाता है। देखिए इन सब से प्रतीप संकरण से उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता हमारा। इसमें मेन है कि हमारा पृथक्करण का नियम में फिनोटिपिक अनुपात कितना होता है, जैसे कि 3.1, और पृथक्करण का नियम में जीनोटिपिक अनुपात 1:2:1 होता है। उसी तरह हम लोग स्वतंत्र अपवहन का नियम में फिनोटिपिक अनुपात और जीनोटिपिक अनुपात याद कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा परीक्षार्थ संकरण। विषम युग्मजी F1 संकर का समयुग्मजी प्रवाही जनक के साथ कार्य परीक्षार्थ संकरण कहलाता है। इस क्रॉस से पता किया जाता है कि कोई पौधा समयुग्मजी है या विषम युग्मजी। तो यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है कि किस क्रॉस से पता चलता है कि कोई पौधा समयुग्मजी है या विषम युग्मजी? तो परीक्षार्थ संकरण से। फिर नेक्स्ट है हमारा टेस्ट क्रॉस में एक संकर क्रॉस का अनुपात 1:1 तथा द्विसंकर क्रॉस का अनुपात 1:1:1:1 प्राप्त होता है। तो इसमें हम लोग देख लेंगे कि कैपिटल T और स्मॉल t लंबे पौधे हैं और TT बौने पौधे। इन दोनों का क्रॉस जब कराया जाता है तो कैपिटल T और कैपिटल T मिलकर के कैपिटल T स्मॉल t और कैपिटल T मिलकर TT बनते हैं। कैपिटल T और स्मॉल t मिलकर T और स्मॉल t बनते हैं। फिर कैपिटल T स्मॉल t मिलकर स्मॉल TT बनते हैं। फिर स्मॉल t मिलकर के स्मॉल TT बनते हैं, जो कि लंबे और बौने कहलाए। फिर नेक्स्ट है हमारा मेंडलवाद के अपवाद। मेंडल द्वारा दिए गए अपवाद निम्नलिखित हैं। जैसे अपूर्व प्रभाविता। कुछ पौधे व जंतु में F1 पीढ़ी की संतति में कोई भी लक्षण पूर्णतः प्रभावी नहीं होता, अर्थात मध्यवर्ती होता है। इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं? तो कोई भी लक्षण प्रभावी नहीं हो, इसमें जो होता है कोई भी लक्षण पूर्णतः प्रभावी नहीं होता, अर्थात मध्यवर्ती होता है। कॉरेंस ने गुलाबस में देखा कि लाल फूल वाले पौधे को सफ़ेद फूल वाले पौधे से क्रॉस कराने पर गुलाबी फूल वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। और ये F2 पीढ़ी में 1:2:1 का फिनोटाइप व अनुपात
व जीनोटाइप अनुपात दर्शाते हैं। तो यहाँ जैसे लाल पुष्प कैपिटल RR, सफ़ेद पुष्प स्मॉल RR, जब इन दोनों का संकर कराया गया तो गुलाबी पुष्प बने कैपिटल R और स्मॉल r। फिर इसका स्वपरागण कराया गया तो RR लाल बने और कैपिटल R और स्मॉल r गुलाबी बने। फिर R में इसमें देखा गया तो कैपिटल R और स्मॉल r गुलाबी बने और RR सफ़ेद बने। फिर नेक्स्ट है हमारा सप्रभाविता। इसमें दोनों ही जनकों के लक्षण पृथक रूप से F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं। इसमें क्या होता है, दोनों ही जनकों के लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं। किसमें? F1 पीढ़ी में। उदाहरण, यदि एक लाल रंग के पशु को श्वेत रंग के पशु से क्रॉस कराया जाए तो F1 पीढ़ी है चितकावरी संतान पैदा होती है। जैसे यहाँ देख लेंगे C कैपिटल R, C कैपिटल लाल रंग है, CW सफ़ेद रंग। जब इन दोनों का क्रॉस कराया गया तो चितकबरा रंग प्राप्त होता है। फिर है हमारा बहुविकल्पिता। मेंडल के अनुसार जीन के दो ही विकल्पी रूप होते हैं। कितने? 2। परंतु एक ही जीन के एक ही लोकस पर 2 से अधिक एलील हो सकते हैं जो बहुविकल्पी कहलाते हैं। उदाहरण, मनुष्य में रुधिर समूह AB और O के लिए 3 एलील IA, IB और IO एक ही लोकस पर स्थित होते हैं। मानव रुधिर समूह, उनका जीनोटाइप तथा आधान। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मानव रुधिर समूह। तो इधर रुधिर समूह दिया गया है। लाल तो रुधिराणु में प्रतिजन, प्लाज्मा में प्रतिरक्षी, रुधिर दे सकता है किसको किसको, रुधिर ले सकता है किससे, और उसका जीनोटाइप। तो रुधिर समूह O, इसका लाल प्रतिजन जो है नन होता है, इसमें नहीं होता है, और इसका एंटीबॉडी जो होता है A और B होता है। और ये रुधिर दे सकता है O वाले को, A वाले को, B वाले को और AB वाले को, और रुधिर ले सकता है सिर्फ O से। फिर नेक्स्ट है हमारा A। तो A का प्रतिजन A ही होता है और एंटीबॉडी इसका B होता है, और ये रुधिर दे सकता है A और AB को और ले सकता है O और A से। नेक्स्ट है हमारा B का प्रतिजन B होता है और इसका एंटीबॉडी A होता है। ये रुधिर दे सकता है B और AB वाले को और ले सकता है O और B से। फिर है AB, इसका रुधिराणु A एंड B होता है, इसका प्रतिरक्षी नन होता है, नहीं होता है उसका। ये रुधिर दे सकता है AB को और रुधिर ले सकता है O, A, B और AB से। समझ गए इस चार्ट को? आइए अब हम लोग आगे देखते हैं आनुवंशिक शब्दावली। कारक जीन, किसी आनुवंशिक गुण को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने वाली रचना को कारक जीन कहते हैं। यहाँ हम लोग थोड़ा सही से याद कर लेंगे, हो सके तो ये सब एग्जाम में पूछ सकता है। तो कारक जीन किसे कहते हैं? जो पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने वाली रचना है। फिर एलील या युग्म विकल्पी, एक ही जीन के 2 वैकल्पिक लक्षण, जैसे लंबाई के लिए T एवं स्मॉल t। तो इसका हो गया एलील व युग्म विकल्पी, तो एक ही जीन के 2 वैकल्पिक लक्षण। फिर है समयुग्मजी, द्विगुणित अवस्था जिसमें दोनों एलील समान हो। क्या हो? दोनों एलील समान हो। विषमयुग्मजी, द्विगुणित अवस्था जिसमें दोनों एलील अलग अलग हो। क्या हो इसमें? दोनों एलील अलग अलग। समलक्षणी, किसी भी लक्षण का बाह्य दिखाई देने वाला रूप, जैसे लंबा या बौना। जीन प्रतिरूप, जीवों के जीन संगठन को व्यक्त करता है। किसके? जीन संगठन को। विपुंसन, किसी द्विलिंगी पुष्प में परागकोशों के पकने तथा फटने से पूर्व ही उनको पृथक करना विपुंसन कहलाता है। इस प्रक्रिया द्वारा पुष्प में स्वपरागण रोका जा सकता है। एक संकर क्रॉस में जीनोटाइप एवं फिनोटाइप अनुपात, एक संकर क्रॉस में जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 एवं फिनोटाइप 3:1 होता है। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, द्विसंकर क्रॉस में फिनोटाइप अनुपात 9:3:3:1 होता है। और व्युत्क्रम संकरण में इसके अंतर्गत जनक पादपों की लैंगिकता को परस्पर बदलकर क्रॉस कराया जाता है। अर्थात एक क्रॉस से जिस पादप को नर के रूप में लिया जाता है, दूसरे में उसी पादप को मादा के रूप में लिया जाता है। केंद्रीय आनुवंशिकता में इसके परिणाम का कोई प्रभाव नहीं होता, परंतु कोशिका द्रव्यी
आनुवंशिकता में इसके परिणाम का प्रभाव पड़ता है। फिर है हमारा प्रबल जीन, ऐसा जीन जो दूसरे जीन के प्रभाव को दबा दे। क्या करें? जो दूसरे जीन के प्रभाव को दबा दे उसे प्रबल जीन कहते हैं, और इसका फिनोटिपिक अनुपात 9:3:4 होता है। फिर है हमारा पूरक जीन, ऐसे दो जीन जो एक दूसरे के लिए पूरक होते हैं, इसका फिनोटिपिक अनुपात 9:7 होता है। द्विक जीन, वे स्वतंत्र जीन जो एक समान प्रभाव उत्पन्न करते हैं द्विक जीन कहलाते हैं, इसका फिनोटिपिक अनुपात 15:1 होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा सहलग्नता। संलग्नता का अध्ययन वर्ष 1906 में बैटसन तथा पुन्नेट ने किया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि संलग्नता का अध्ययन सबसे पहले किसने किया? तो 1906 में बैटसन तथा पुन्नेट ने। संलग्न जीन संयुक्त रूप से वंशागत होते हैं। जीन विनिमय 4 स्टैंड अवस्था में होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि जीन विनिमय कितनी अवस्था में होते हैं? तो 4 स्टैंड अवस्था में। एक ही गुणसूत्र के सभी जीन्स एक ही युग्मक में जाने का प्रयत्न करते हैं, जिसे सहलग्नता कहते हैं। संलग्न समूहों की संख्या और गुणित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। किसके बराबर? अगुणित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर। संलग्नता का गुणसूत्रीय सिद्धांत मार्गन ने दिया था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि संलग्नता का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया था? तो मार्गन ने। पास स्थित जीन्स में संलग्नता एवं दूर स्थित जीन्स में जीन विनिमय की संभावना अधिक होती है। संलग्न जीन्स एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। संलग्न जीनों के समूह को संलग्न समूह कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर शब्द का उपयोग मार्गन एवं कॉस्टल ने आनुवंशिक पदार्थ के विनिमय के लिए किया था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि क्रॉसिंग ओवर शब्द का प्रयोग किसने किया? तो मार्गन एवं कॉस्टल ने। वेस्टगार्ड एवं वर्के ने पौधे में सर्वप्रथम लिंग निर्धारण का अध्ययन किया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि लिंग निर्धारण का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? तो वेस्टगार्ड एवं वर्के ने। गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण की खोज मैकलंग ने की थी। गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण की खोज मैकलंग ने की थी। नेक्स्ट है हमारा लिंग सहलग्नता के प्रकार। लिंग सहलग्न जीन लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। लिंग संलग्न जीनों की स्थिति के आधार पर लिंग संलग्नता 4 प्रकार की होती है। डाइजेनिक, डाइएंड्रिक, हेलोजेनिक और हेलोएंड्रिक। फिर है हमारा जीन विनिमय। 2 समजात गुणसूत्रों में 4 सूत्रीय अवस्था के बीच जीन विनिमय की क्रिया क्रॉसिंग ओवर कहलाती है। पूर्वावस्था वन अवस्था की उपअवस्था पैकिटीन में होती है। इसमें 2 नन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच जीन विनिमय होता है। इस क्रिया को क्रॉसिंग ओवर नाम मॉर्गन ने दिया था। जीन विनिमय का क्या क्या महत्व है? तो विनिमय के कारण जीवों में नए गुणों के उत्पन्न होने की संभावना होती है। इसके कारण जीवों में विभिन्नता उत्पन्न होती है जो जैव विकास में सहायक होती है। विनिमय का उपयोग कर गुणसूत्र के जीन्स के मानचित्र बनाने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है हमारा जीन अवधारणा। जीन डीएनए का एक खंड है जो प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। जोहेंस ने सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि जीन शब्द का प्रयोग किसने किया? तो जोहेंस 1909 में। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ऐसे भी ये एग्ज़ाम के माध्यम से पढ़ा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है। उसको हम लोगों ने अंडरलाइन भी कर दिया है। अगर आप लिखना चाहें तो इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, नहीं तो आप इससे भी पढ़ सकते हैं। हम लोग सिर्फ इम्पॉर्टेंट लाइन को ही फोकस कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा बेंजर ने सिस्ट्रॉन अर्थात जीन की क्रियात्मक इकाई, रिकॉन अर्थात रिकॉम्बिनेशन की इकाई तथा म्यूटॉन अर्थात उत्परिवर्तन की इकाई सब प्रतिपादित किए। बारबरा मैक्लिंटॉक 1950 ने मक्का के पौधे पर जंपिंग जीन या ट्रांसपोशन या ट्रांसपोजेबल तत्व की खोज की। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मक्का के पौधे पर जंपिंग जीन की खोज किसने की? तो बारबरा मैक्लिंटॉक ने की थी। यूकैरियोटिक में जीन सतत नहीं होते वरन इंट्रॉन व एक्सॉन में विभक्त होते हैं। ऐसे जीन विभक्त जीन कहलाते हैं।
कॉन्स्टिट्यूटिव या हाउस कीपिंग जीन वे जीन हैं जो कोशिका में निरंतर अभिव्यक्त होती रहती हैं क्योंकि इनके उत्पाद कोशिका की सामान्य क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस के लिए जीन। आभासी जीन क्रियात्मक जीन के समजात होती है, परंतु अभाव जुड़ाव या प्रोमोटर भाग की अक्रियाशीलता के कारण कार्यात्मक उत्पाद पैदा करने में असमर्थ होती है। जीन गुणसूत्र पर रेखीय क्रम में लगे होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि जीन गुणसूत्र पर किस क्रम में लगे रहते हैं, तो रेखीय क्रम में। जॉर्ज बीडल एवं एडवर्ड टॉटम ने न्यूरोस्पोरा क्रासा पर आनुवंशिक प्रयोग किए तथा एक जीन एक एंजाइम प्रस्तुत किया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि एक जीन एक एंजाइम किसने प्रस्तुत किया, तो जॉर्ज बीडल एवं एडवर्ड टॉटम ने। यानोफ्स्की एवं सहयोगियों 1965 ने एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड का विचारधारा प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है हमारा डीएनए का द्विगुणन। डीएनए का द्विगुणन अंतरावस्था की एस प्रावस्था में होता है। कहाँ? एस प्रावस्था में। वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए द्विगुणन की अर्धसंरक्षी विधि का प्रतिपादन किया। मेसेल्सन एवं स्टॉहल 1958 ने ई कोलाई पर रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन के प्रयोग द्वारा अर्धसंरक्षी द्विगुणन का प्रमाण दिया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि अर्धसंरक्षी द्विगुणन का प्रमाण किसने दिया, तो मेसेल्सन एवं स्टॉहल ने। डीएनए का द्विगुणन संभारण बिंदु से शुरू होता है। यूकैरियोटिक में कई या अनगिनत संभारण बिंदु होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक में एक ही संभारण बिंदु होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि प्रोकैरियोटिक में कितने संभारण बिंदु होते हैं, तो एक, और यूकैरियोटिक में तो अनगिनत, क्योंकि यूकैरियोटिक का डीएनए बड़ा व कॉम्प्लेक्स होता है। हेलिकेस एंजाइम डीएनए के दोनों रज्जुकों को पृथक कर देता है तथा प्रत्येक रज्जुक एकल रज्जुक बंध प्रोटीन की सहायता से स्थिर हो जाता है। टोपोआइसोमेरेस एंजाइम रज्जुक में कुंडलवन के तनाव को समाप्त करता है। फिर नेक्स्ट है हमारा टोपोआइसोमेरेस एंजाइम रज्जुक में कुंडलन के तनाव को समाप्त करता है। प्रत्येक रज्जुक फर्मे की तरह कार्य करता है। बहुलीकरण से पूर्व प्राइमेस एंजाइम की सहायता से रज्जुक के 3 छोर के पूरक आरएनए प्राइमर का संश्लेषण होता है, जिससे आगे डीएनए पॉलीमरेज तृतीय द्वारा बहुलीकरण होता है। अग्रग रज्जु पर 5-3 दिशा में सतत संश्लेषण होता है, जबकि पश्चगामी रज्जुक पर छोटे छोटे टुकड़े, जिन्हें ओकाजाकी टुकड़े कहते हैं, में सतत संश्लेषण है। प्रत्येक ओकाजाकी टुकड़े के लिए एक अलग आरएनए प्राइमर बनता है। ओकाजाकी टुकड़े के पूर्ण निर्मित होने पर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट द्वारा आरएनए प्राइमर को हटा दिया जाता तथा डीएनए लाइगेज एंजाइम ओकाजाकी टुकड़े में जोड़ने का कार्य करता है। देखिए फ्रेंड्स, ये सब उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जिसको अंडरलाइन कर रहे हैं वो सब थोड़ा कर देख लीजिएगा। फिर है नेक्स्ट हमारा प्रोटीन संश्लेषण। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण हेतु सर्वप्रथम डीएनए के अणु के एक विशिष्ट खंड के द्वारा सूचना न्यूक्लियोटाइड के त्रिक संकेतों के रूप में एमआरएनए पर अनुलेखित हो जाती है। एमआरएनए पर अनुलेखित सूचना का अनुवादन टीआरएनए के द्वारा अमीनो अम्लों को निश्चित क्रम में जोड़कर प्रोटीन के रूप में किया जाता है। अर्थात प्रोटीन संश्लेषण में जेनेटिक कोड द्वारा सूचनाओं का डीएनए से एमआरएनए में अनुलेखन तथा एमआरएनए से प्रोटीन में अनुलिपिकरण होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जेनेटिक कोड द्वारा सूचनाओं का अनुलेखन किससे होता है, तो डीएनए और एमआरएनए से, तथा प्रोटीन अनुलिपिकरण किससे होता है, तो एमआरएनए से। नेक्स्ट है हमारा आनुवांशिक कूट। आनुवांशिक कूट क्या है, तो आनुवांशिक कूट एमआरएनए अणुओं में स्थित नाइट्रोजनी क्षारों का वह क्रम है जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए संदेश निहित होते हैं। आनुवांशिक कूट क्या है, जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए संदेश निहित होते हैं। एक अमीनो अम्ल के लिए संदेश देने वाला न्यूक्लियोटाइड का समूह कोडोन कहलाता है। क्या कहलाता है, कोडोन। जेनेटिक कोड की खोज नीरेनबर्ग एवं मथाई ने की थी। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, जेनेटिक कोड की खोज नीरेनबर्ग एवं मथाई ने की थी।
AUG तथा GUG प्रारंभिक कोडॉन, जबकि UAA, UGA, UAG समापन कोडॉन है। ये भी फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछ देगा कि प्रारंभिक कोडॉन कौन कौन है, तो AUG और GUG, और समापन कोडॉन कौन कौन से हैं, तो UAA और UGA और UAG। फिर आनुवांशिक कूट और भ्रष्टता दर्शाता है, अर्थात कुछ अमीनो अम्लों को एक से अधिक कोडॉन कोड करते हैं। आनुवांशिक कूट कोमा विहीन है तथा सार्वत्रिकता दर्शाता है। आनुवांशिक कूट नॉन ओवरलैपिंग होता है। आनुवांशिक कूट असंदिग्धता को दर्शाता है, अर्थात एक विशिष्ट कोडॉन एक ही अमीनो अम्ल को कोड करता है। H.C. क्रिक 1965 ने बोवेल हाइपोथेसिस प्रस्तुत की, जिसके अनुसार एक कोडॉन की विशिष्टता प्रथम 2 छात्रकों द्वारा निर्धारित होती है। नेक्स्ट ये हमारा आनुवांशिक कूट है, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो हम लोग इसको इस प्रकार देख लेंगे, UCAG और UCAG, इसमें भी UCAG और UCAG तृतीय लेटर, प्रथम लेटर क्या क्या है, तो UCAG, द्वितीय लेटर यहाँ से देख लिए, तीसरा यहाँ से। फिर है GUG प्रारंभिक कोडॉन के रूप में मेथियोनिन के लिए कोड करता है, और UGA विरल ही सेलिनोसिस्टीन के लिए कोड करता है। फिर नेक्स्ट है हमारा आणविक जीव विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत। क्रिक 1958 ने आणविक जीव विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार DNA से आनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह mRNA तत्पश्चात प्रोटीन में एक दैशिक होता है, अर्थात DNA फिर अनुलेखन mRNA अनुवादन प्रोटीन। फिर हमारा टेमिन एवं बाल्टीमोर ने विपरीत अनुलेखन का पता लगाया। जीन अभिव्यक्ति निम्न 2 प्रकार की होती है, एक अनुलेखन और दूसरा अनुलिपिकरण। अनुलेखन और दूसरा अनुलिपिकरण। तो आइए देखते हैं अनुलेखन क्या है। तो DNA पर RNA पॉलीमरेज की सहायता से RNA का बनना, प्रोकैरियोटिक में एक ही RNA पॉलीमरेज से तीनों RNA का संश्लेषण होता है, जबकि यूकैरियोटिक में RNA पॉलीमरेज से rRNA और RNA पॉलीमरेज द्वितीय से mRNA तथा RNA पॉलीमरेज तृतीय से tRNA का संश्लेषण होता है। DNA के जिस रज्जुक पर RNA का संश्लेषण होता है उसे टेम्पलेट रज्जुक या एंटीसेंस या नॉन कोडिंग रज्जुक कहते हैं। ई कोलाई में RNA पॉलीमरेज 5 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला 2 अल्फा बीटा बीटा तथा ओमेगा से मिलकर बना होता है। तो इस प्रकार हम लोग फ्रेंड्स इसको देख लेंगे। फिर दूसरा है हमारा अनुलिपिकरण। अनुलिपिकरण को भी हम लोग देख लेंगे, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम में, फिर भी एक बार हम लोग पढ़ लेंगे इसको। फिर नेक्स्ट है हमारा जीन क्रिया का नियमन। जैकब तथा मोनोड ने ई कोलाई में लैक्टोज के अपचय के अध्ययन के आधार पर लेक ऑपेरॉन मॉडल प्रस्तुत किया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि लेक ऑपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तुत किया, तो जैकब तथा मोनोड ने। लैक्टोज उपापचय के लिए आवश्यक 3 एंजाइमों बीटा ग्लाइकोसाइड्स परमिएसिस एवं ट्रांसजेलस का संश्लेषण 3 रचनात्मक ZYA द्वारा होता है। इन तीनों संरचनात्मक जीनों का नियंत्रण प्रचालक जीन रेगुलेटर जीन से उत्पन्न दमनकर पदार्थ द्वारा करता है। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज लैक्टोज को ग्लूकोज तथा ग्लैक्टोज को में तोड़ देता है। प्रेरक एक रासायनिक पदार्थ है जो दमनकारी पदार्थ से जुड़कर इसे नॉन DSA बंधन अवस्था में परिवर्तित कर देता है, जिससे प्रचालक जीन स्वतंत्र हो जाता है। यूकैरियोटिक में जीन नियमन की प्रक्रिया और भी जटिल होती है। RJ ब्रिटेन ने H. डेविसन ने 1969 में यूकैरियोटिक में जीन क्रिया के नियमन के लिए जीन बैटरी मॉड्यूल प्रस्तुत किया। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, यूकैरियोटिक में जीन क्रिया के नियमन के लिए जीन बैटरी मॉडल किसने प्रस्तुत किया, तो RJ ब्रिटेन तथा H. डेविसन ने। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू। मिलेंगे फिर हम लोग अपने दूसरे लेक्चर में, जहाँ पर मैं डिस्कस करूँगी आनुवांशिकता के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स।